All of you are getting the screen? No, sir. Today is 7/12/2020. गौरव बटानी, जिया पटेल, देवांश, Present, sir. Present. देवांश is present. व्रज, यक्ष Vraj Gamit present. present. यक्ष, Present, sir. प्रेरक टेलर, Vraj present. Sir. हाँ बेटा, Present. हाँ बेटा स्क्रीन पे देखो, सबको स्क्रीन पे आपका अटेंडेंस दिखाई देगा, है ना? सबको विजिबल है ना? स्क्रीन पे देखो, आपको अपना अटेंडेंस दिखाई देगा बेटा। आप सबको देख पा रहे हो वाइट स्क्रीन पे? अटेंडेंस शीट दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज हर्ष पटेल, चौधरी दक्ष, Present, sir. एल्वीना वसावा, जस्टिन गामित, Present, sir. आदित्य चौधरी, Present, sir. Elvina Vasava present. एल्वीना वसावा प्रेजेंट, तन्वी परमार, Present, sir. देव भलोड़िया, देवांग, प्रिंस राठौड़, Present, sir. प्रिंस राठौड़ इज Sir, Prince Rathod present. ओके। नेक्स्ट, हाँ और कोई आया बेटा जिसका नाम नहीं आया लिस्ट में? Ronnie Gamit present. रोनी गामित, बेटा आपका नाम लिस्ट में नहीं था ना? Meet Gamit present. मीत गामित, ये लोग पिछली क्लास में नहीं आए थे। Sir Vishesh Patel. हाँ, विशेष पटेल, विशेष पटेल, Sir, Naiti Chaudhary. नैति चौधरी, नैति चौधरी। और कौन है? Sir, Dhwani Chaudhary. ध्वनि भी नहीं आई थी पिछली क्लास में, क्यों बेटा? नेक्स्ट, और बेटा किसी का नाम नहीं है लिस्ट में तो जल्दी बताओ। Nandini Barad. नंदनी बैरड, Nidhika Pandya. नंदनी बेटा आप क्लासेस क्यों अटेंड नहीं करते बेटा? सर, फोन मम्मी पास रहता है इसलिए। तो बेटा मम्मी को बोला करो बेटा, सर क्लासेस हमारी होती है तो क्लास के टाइम तो मम्मी दे ही देती होगी ना बेटा। हमारा आधे घंटे की तो क्लास होती है, उसमें भी आप लोग अटेंड नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ? सर,
मैं आपसे करूंगी। है ना। निदीक्षा, निदीक्षा इज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, और किसी का नाम नहीं आया लिस्ट में तो बताओ। देवांग जला दिया। देवांग का तो नाम है। ठीक है, चलो एक बार लिस्ट चेक कर लो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अगर किसी का नाम नहीं है तो मुझे बताओ। प्रीत पटेल। प्रीत पटेल, ठीक है। इसके अलावा और कोई बचा? डन। शैल वी स्टार्ट द क्लास नाउ? ओके, तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशन पे, है ना। और ग्रेविटेशन में मैंने आपको फ्री फॉल पढ़ाना स्टार्ट किया था। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस क्लास में हमने फ्री फॉल वाला टॉपिक शुरू किया था और उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर रहे थे। फ्री फॉल होता क्या है और किस तरह से वो अफेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, है ना। हमने 2 एग्जाम्पल से इसको समझा था। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स थे, वो हमने डिस्कस करे थे कि गैलीलियो ने किस तरह से 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, एक ऑब्जेक्ट उसने लिया था फेदर और दूसरा ऑब्जेक्ट उसने लिया था स्टोन, है ना। दोनों को जब सेम हाइट से ड्रॉप किया था तो वैक्यूम में, है ना, थोड़ा लास्ट क्लास का आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। वैक्यूम में क्या होता था, वैक्यूम में अगर हम किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप करते हैं तो वो सेम टाइम पे रीच करते हैं, है ना। ये गैलीलियो का फिर स्टेटमेंट मॉडिफाई हुआ था और इस मॉडिफाई स्टेटमेंट को किसने किया था? बॉयल्स ने, है ना। रॉबर्ट बॉयल ने इसको मॉडिफाई किया था, है ना। रॉबर्ट बॉयल करके जो साइंटिस्ट था उसने गैलीलियो के स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया था, है ना। गैलीलियो ने खाली इतना बताया था कि अगर हमारे पास एक बंडल ऑफ फेदर्स है ना, बंडल ऑफ फेदर्स है हमारे पास और उसका मास सपोज करो m1 है, ठीक है। बंडल ऑफ फेदर्स है हमारे पास और उसका मास कितना है? m1 है। और हमारे पास एक स्टोन है, उसका भी सेम मास है m1 और दोनों को हमने सेम हाइट से ड्रॉप किया। दोनों को जब हमने सेम हाइट से ड्रॉप किया, सेम हाइट से दोनों को जब हमने ड्रॉप किया तो जब हमने इसको एयर में ड्रॉप किया, है ना, गैलीलियो ने एयर में एक्सपेरिमेंट किया था, तो एयर में जब ड्रॉप किया तो हुआ क्या, अब ये फेदर्स जो होते हैं, फेदर्स का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। फेदर्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, मतलब m1 मास सपोज करो अगर आपका 50 किलो है तो 50 kg के अगर आप किसी बर्ड के पंख को कलेक्ट करोगे तो उसका एरिया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और 50 किलो का आप एक छोटा सा पत्थर लोगे, स्टोन लोगे, तो उसका तो एरिया बहुत छोटा सा होता है ना। 50 किलो का स्टोन आप इतना सा भी ले सकते हो, आयरन का लोगे तो, है ना। तो जब एयर में हमने इसको ड्रॉप किया तो गैलीलियो ने ये ऑब्जर्व किया कि इस पे एयर का रेजिस्टेंस लगता है। जो फेदर्स होते हैं, क्योंकि फेदर्स वेट में बहुत हल्के होते हैं और एरिया बहुत ज़्यादा है ना, और बहुत सारे फेदर्स हैं, ऐसा तो नहीं एक फेदर है। 50 किलो में तो आपको पता है कितने सारे फेदर्स आ जाएंगे, है ना। तो जब दोनों को सेम हाइट से हमने ड्रॉप किया तो जो फेदर्स हैं उनको पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, फेदर्स को पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगा एज कम्पेयर टू दिस स्टोन, ठीक है। ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस था। फेदर्स तो नीचे आना चाहते थे क्योंकि उन पे mg फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा था, लेकिन इन पे एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लग रहा था। एयर का रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा था। लेकिन अगर मैं इस बॉल की बात करूं, आयरन का बॉल जो है,
इस पे भी mg फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा था क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी से अपनी तरफ पुल कर रही थी, लेकिन इस पे जो रेजिस्टेंस लग रहा था वो रेजिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल, क्योंकि इसका एरिया बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू एरिया ऑफ दिस फेदर्स। जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होता है उतना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, जितना छोटा एरिया होगा उतना रेजिस्टेंस फोर्स का इफेक्ट नेग्लिजिबल रहेगा। इसमें भी लग रहा है लेकिन नेग्लिजिबल है, बहुत ना के बराबर है ना। तो इसलिए हमने इसको कंसिडर यहाँ पे नहीं किया। तो ये वाला जो बॉल है आयरन का वो जल्दी से नीचे पहुँच गया और इसको पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगा, इसको पहुँचने में कम टाइम लगा। लेकिन रॉबर्ट बॉयल करके जो साइंटिस्ट है उन्होंने गैलीलियो के स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया। रॉबर्ट बॉयल ने गैलीलियो के स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया और उन्होंने एयर की जगह वैक्यूम क्रिएट कर दिया। उन्होंने मीडियम को चेंज कर दिया, मतलब वैक्यूम में सेम एक्सपेरिमेंट को किया, एक तरफ फेदर्स लिए और दूसरी तरफ एक मास लिया, दोनों का मास सेम रखा और दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप किया। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम हाइट से ड्रॉप किया। अब जब सेम हाइट से ड्रॉप किया तो फिर उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस करी कि दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं सेम टाइम पे पहुंचे ग्राउंड पे, दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं सेम टाइम पे पहुंचे। तो वहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई कि एक तो मीडियम भी अफेक्ट करता है टाइम को। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टाइम को? पहला फैक्टर तो मीडियम अफेक्ट करता है कि आप ऑब्जेक्ट्स को कौन से मीडियम में रख रहे हो, एयर में रख रहे हो कि वैक्यूम में रख रहे हो। मीडियम एक फैक्टर है। और दूसरा जो फैक्टर था वो था आपका हाइट। अगर हाइट सेम है तो आपका टाइम सेम आएगा, है ना। और इसी चीज़ को मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी प्रूफ करके बताया था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट्स को जिनका मास भले ही अलग हो, भले इसका मास m2 भी क्यों ना हो और इसका मास m1 ही क्यों ना हो, अगर दोनों का मास अलग भी है और वैक्यूम में अगर मैं दोनों को सेम हाइट से फेंक रहा हूँ तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे ही पहुँचेंगे। भले आप फेदर्स 50 किलो के ले लो और ये आयरन का बॉल आप 10 kg का ही ले लो, तब भी दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। ऐसा क्यों हुआ इसका हमने प्रूफ भी देखा था, मैंने आपको इसको प्रूफ करके बताया था। हम सबको पता है कि इन ऑब्जेक्ट्स पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। इस पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन लग रहा है दैट इज योर स्मॉल जी एंड विच इज अ कांस्टेंट। ठीक है, हम इतनी ज़्यादा हाइट नहीं ले रहे, हम ऐसा नहीं है कि 1000 किलोमीटर ऊपर से फेंक रहे। हमारी जो हाइट, हम जो लेबोरेटरी में या फिर जो हम प्रैक्टिकली जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहाँ पे आपकी जो हाइट की वैल्यू होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप एरोप्लेन से ऊपर से फेंक रहे हो, एरोप्लेन से भी ऊपर जाके फेंक रहे हो। इतनी ज़्यादा हाइट पे हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे हैं। हम जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो नॉर्मली 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर्स इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, समझो। इतनी हाइट्स के लिए ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं आपने धरती से ऊपर 1000 किलोमीटर चले गए और फिर वहाँ से जाके दोनों ऑब्जेक्ट्स आपने फेंके। ठीक है, तो इतनी हाइट पे हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये हमारी हाइट स्मॉल हाइट के अंदर आती है ना, तो इस हाइट पे हमारा ग्रेविटी का वैल्यू कांस्टेंट होता है विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट फॉर दिस स्मॉल हाइट्स। बात समझ आ रही है आप लोगों, है ना। तो इस हाइट्स पे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उन हाइट्स के लिए हमारा जो ग्रेविटी होता है, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो कांस्टेंट रहता है ना, वो वेरी नहीं करता। तो अगर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो वी कैन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन, वी कैन अप्लाई ऑल द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हम सबको पता है। व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v is equal to u plus at. वेरी गुड। बट वी विल रिप्लेस दिस a with g, है ना, क्योंकि अब हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, तो हम लिखेंगे v is equal to u plus gt। ठीक है,
सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे बताओ? S इज इक्वल टू ut प्लस ut plus 1/2 at square. at square. Very good. Now our distance or displacement will be in terms of height. So we will replace this displacement in terms of height. H is equal to ut plus half, acceleration will be replaced by gravity, gt square. ठीक है. And what is the third equation of motion? V square minus u square is equal to as. V square minus u square is equal to 2as. So we can replace this by g and s by h. ठीक है. तो अब हम जनरली हमारे ऑब्जेक्ट को वर्टिकल हाइट से फेंक रहे हैं. पहले जब हम मोशन की बात करते तो हम कार के मोशन की बात करते थे, तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा मोशन होता था. तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारा डिस्प्लेसमेंट s होता था, है ना, और हमारा एक्सेलरेशन a होता था. अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो हम ऊपर से फेंक रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस पे हम मोशन करवा रहे हैं. तो हमारा ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एक्सेलरेशन है वो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द कन्वर्जन इक्वेशन ऑफ मोशन. अब हम एक्स एक्सिस पे ना लगा के अब हम लगाएंगे वाई एक्सिस पे. ठीक है, क्योंकि अब हमारा मोशन कैसा हो रहा है? वर्टिकल मोशन. पहले जो हम मोशन पढ़ते थे वो हम हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ते थे, है ना. नाउ वी आर डीलिंग विद वर्टिकल मोशन. अब हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं? वर्टिकल मोशन. तो अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल हो रहा है तो उसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल. इफ एनी ऑफ योर ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग. उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ग्रेविटी के अलावा. अगर ग्रेविटी के अलावा उस ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, देन वी कैन से दैट our object is freely falling. This is the definition of your free fall. Free fall का जो basic definition है वो यही. ठीक है. तो अब हमने क्या किया? हमने इसको प्रूव करना है कि दोनों को सेम टाइम लगेगा पहुंचने में. ठीक है. We have to prove this कि both these objects will reach at the same time, चाहे इनका मास कुछ भी हो, है ना. मास चाहे कुछ भी हो, मास डजेंट मैटर बट हाइट विल मैटर. ठीक है. अब सपोज करो दोनों को हमने h हाइट से फेंका, तो अब मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा. इनिशियली देखो दोनों का वेलोसिटी जीरो है क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट आपके रेस्ट पे है. इनिशियल वेलोसिटी दोनों का जीरो है ना. दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया? h डिस्टेंस कवर किया, मतलब दोनों का डिस्टेंस भी h है, सेम है. सो आई विल अप्लाई द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं टाइम निकालूंगा. देखो कैसे निकालूंगा. तो मेरे को पता है, आई विल यूज दिस इक्वेशन. तो h इज इक्वल टू u इज 0 प्लस हाफ इंटू g इंटू t1 स्क्वायर. दिस इज फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट. फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो इनिशियल वेलोसिटी 0. सो आई विल राइट द इक्वेशन h इज इक्वल टू 0 plus half into g into t2 square. You can find the value of t1 from first equation. t1 is equal to under root of 2h upon g, and you can also find the value of t2 from second equation. t2 is equal to under root of 2h upon g. तो देखो दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम आ रहा है. मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं सेम टाइम पे रीच करेंगे. ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहे. टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. इट डिपेंड्स ऑन द हाइट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. देखो t1 इज इक्वल टू t2 यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया, है ना. तो यही गैलीलियो के स्टेटमेंट को जो मॉडिफाई किया था ये रॉबर्ट बॉयल ने किया था, और उन्होंने ये बताया था कि मीडियम भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है दोनों ऑब्जेक्ट्स को, है ना. मीडियम इज ऑल्सो द फैक्टर विच इज अफेक्टिंग बोथ द
ऑब्जेक्ट्स। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के एक्सप्रेशन के बारे में, है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ से व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, स्मॉल जी। और हम सबको पता है, हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अगर उनका मास हमें दे रखा है, सब चीज़ें हमें पता है, एक का मास कैपिटल एम है, एक का मास स्मॉल एम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आर है, हम सबको पता है इनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है क्या लगता है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूँ। अभी तक मैं दो मासेस के बीच में बात करता था, जैसे एक मास मैं हो गया या कोई भी मून हो गया और दूसरा मास आपका अर्थ हो गया। इस तरह से हम हेवनली बॉडीज की बात करते थे अभी तक, उस पर हमने ये इक्वेशन को अप्लाई किया। अब मैं यही इक्वेशन को कहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, किसी बॉडी पे जो अर्थ पे फ्रीली फॉल कर रही है। अगर कोई बॉडी अर्थ पे फ्रीली फॉल कर रही है, ठीक है, सपोज करो ये आपका अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका फ्रीली फॉल कर रहा है तो उस पर फोर्स क्या लगता है, इस पे जो ग्रेविटी की वजह से पुल होगा विच इज़ योर mg के बराबर फोर्स लगेगा। मतलब अर्थ तो अपनी तरफ हर ऑब्जेक्ट को mg से ही नीचे खींचेगी, है ना। अर्थ का जो पुल होगा एवरी ऑब्जेक्ट के लिए वो नीचे की तरफ होगा mg के बराबर, ठीक है। और अर्थ का खुद का भी कुछ मास होगा। सपोज करो हम अर्थ के मास को कैपिटल M कंसिडर करते हैं और ये जो मास को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ इसको मैं स्मॉल m कंसिडर कर लेता हूँ। अब मैं ये ग्रेविटेशनल का जो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल का लॉ है उसको मैं अर्थ और मास के बीच में अप्लाई करूँगा। अभी तक हम इसको दो डिफरेंट मासेस के लिए अप्लाई करते थे। अब एक मास मैंने ऑब्जेक्ट का ले लिया और दूसरा मास मैंने अर्थ का ले लिया। इन दोनों के बीच में मैं ग्रेविटेशनल का फोर्स लगा रहा हूँ। तो और इन दोनों के बीच में सपोज करो सेपरेशन आपको r के बराबर दिया हुआ है, मतलब रेडियस के बराबर दिया हुआ, ठीक है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, अर्थ के रेडियस के बराबर ही होगा ना। बात समझ आ रही? कहने का मतलब ये है, मैं इसको थोड़ा आपको इमेजिन करवाता हूँ। अभी आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई होगी। इधर देखो, सपोज करो मैं एक अर्थ बना रहा हूँ। अब बड़े ध्यान से देखना। सपोज करो ये मेरा अर्थ है और इसका कुछ रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। इसका जो रेडियस है, अब आपको ये चीज इमेजिन होगी, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज योर अर्थ। अब आप यहां पे कहीं खड़े हो अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। आप अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे कहीं हो, ठीक है। और आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका, ठीक है। आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका, और ये ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल है और अर्थ का जो मास है वो कैपिटल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, स्मॉल m, और अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M। तो अब मैं न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशन लॉ है, न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो मैं अप्लाई करूंगा इस मास के बीच में और ये वाले मास के बीच में। दो डिफरेंट मासेस हैं और दोनों का सेपरेशन भी मुझे पता है। आई विल अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज दैट Fg is equal to G times m1 into m2 upon r square. R is the separation between these two masses. सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस हम लेते थे, है ना। तो इस मास का सेंटर यहाँ पे कहीं लाई करेगा, एकदम एग्जैक्ट इसके सेंटर पे, और अर्थ का मास का जो सेंटर है वो यहाँ पे लाई कर रहा है।
तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा दैट इज़ योर आर, है ना। असली में आपका जो डिस्टेंस होगा इन दो मासेस के बीच का वो होगा आर प्लस एच। असली में जो आपका डिस्टेंस होगा वो होगा आर प्लस एच के बराबर, ठीक है। तो आई विल सब्स्टिट्यूट हियर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर gravitational force between the two masses, one is your object and another is your earth, ठीक है ना। हम सबको पता चला, यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. है ना। अब हम सबको पता है कि ये जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल का फोर्स, ये फोर्स जो होता है mg के बराबर होता है ना, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ पुल करता है वो कितने फोर्स से पुल करता है, mg फोर्स से अपनी तरफ खींचता है। mg फोर्स से जो है वो अर्थ अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो मैं चाहूँ तो इसको mg से रिप्लेस कर सकता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स को आई विल रिप्लेस बाय mg विच इज इक्वल टू, ये दोनों फोर्सेस सेम ही होंगे, g टाइम्स m इंटू कैपिटल M अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इन टर्म्स ऑफ कैपिटल G, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इन टर्म्स ऑफ कैपिटल G। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, दैट स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G टाइम्स दिस इज द मास ऑफ अर्थ अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, स्मॉल h की बात करूं, तो स्मॉल h जो होगा वो आपका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी हाइट से फेंकोगे इस ऑब्जेक्ट को। अगर हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं, है ना, या किसी टेबल को फेंक रहे हैं, कुछ भी ऑब्जेक्ट को जब हम नीचे ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, मान लो किसी बिल्डिंग के टावर के ऊपर से फेंक रहे हैं, तो वो हाइट कितनी होती होगी, 150 मीटर्स। एक टॉप से टॉप टावर भी आपका 150 मीटर का होगा, है ना। बट ये जो रेडियस होता है अर्थ का, जो रेडियस होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ 6400 किलोमीटर्स, है ना। अर्थ का जो रेडियस होता है कितना होता है, 6400, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर्स। अगर मैं मीटर्स में बोलूँ तो इट विल बी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर्स। अब आप इन दोनों डिस्टेंस को कंपेयर करो, ये जो आपने जिस हाइट से ऑब्जेक्ट को फेंका है वो सिर्फ 150 मीटर्स है, और ये जो अर्थ का रेडियस है वो इतना ज़्यादा है। तो अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करूं तो ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे अगर मैं 5000 आपको एक वैल्यू देता हूं या 50,000 आपको एक वैल्यू देता हूं, उसमें बोलता हूं आप इसमें 0.1 ऐड करो। तो इतने छोटे क्वांटिटी को जब आप इसमें ऐड करोगे तो क्या आपके आंसर में कोई चेंज आएगा? इतनी बड़ी वैल्यू में जब आप इस छोटी सी वैल्यू को ऐड करोगे तो क्या आपके आंसर में कोई चेंज आएगा ज़्यादा? सपोज मैंने आपको 50,000 रुपये दिए और बोला 0.1 रुपीज़ उसमें ऐड कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा? 50,000 ही आएगा ना। बात समझ पा रहे हो? यस और नो? मतलब जब हम किसी बहुत बड़ी वैल्यू में बहुत छोटी सी वैल्यू को ऐड करेंगे तो उसके रिजल्ट में कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ये वैसी बात है कि जब हम इस कैपिटल आर में जो अर्थ का रेडियस है उसमें छोटा सा हाइट को ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो रेडियस के बराबर ही आएगा, है ना। क्योंकि ये हाइट आपका बहुत छोटा है रेडियस के कंपैरिजन में। आई कैन से दैट एज कंपेयर टू योर रेडियस द हाइट इज़ वेरी वेरी लेस, है ना। तो h इज़ वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू रेडियस, so we can write r plus h is approximately equal to r. r plus h is approximately equal to, so मेरा small g का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। हाँ, अगर ये हाइट आपका बहुत ज़्यादा हुआ तब वो वेरी करेगा। बहुत ज़्यादा मतलब आप सपोज करो धरती से 2000-3000 किलोमीटर ऊपर चले गए, वहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो,
तब ये चीज़ मैटर करेगी, तब ये हाइट आपका मैटर करेगा। लेकिन अभी हम जिस हाइट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हाइट हमारा बहुत ही स्मॉल है और उस हाइट पे हम इस इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम स्मॉल जी का वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं, तो सब लोग अपना कैलकुलेटर रेडी रखें। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल जी, क्योंकि अब हमारा पास सबका डेटा अवेलेबल है। हमको कैपिटल जी का वैल्यू भी पता है, हमको अर्थ का मास भी पता है, हमको अर्थ का रेडियस भी पता है। तो हम स्मॉल जी का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है ज़रा मेरे को बताना। विच इज 6.67 into 10 raised to minus 11. Very good. What is the value of mass of earth? Which is 6 into 10 की power 24 kg. And what is the radius of earth? Which is 6.4 into 10 की power 6 का whole square. जब आप इसको solve करोगे so you will get approximately equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू इसके बराबर आएगी। इसलिए हमारा जो स्मॉल जी होता है, इसको जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस पे जो स्मॉल जी का वैल्यू विच इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगता है, उसका वैल्यू हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहीं से आया। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे और अर्थ के बीच में अप्लाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल जी। कई बार हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है किस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसमें क्या एजम्पशन आपको लेना है। तो जनरली हमारा स्मॉल जी का वैल्यू इस तरह का रहता है, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर सपोज करो हम मून पे बात करें, है ना, अभी तो हमने अर्थ की बात करी। अगर मैं सपोज करो मून पे चला गया, है ना, किसी एस्ट्रोनॉट के साथ मेरी दोस्ती हो गई, मेरा कोई फ्रेंड ऐसा बन गया जो नासा में काम कर रहा है, इसरो में काम कर रहा है, और मैंने उसको बोला यार कभी तो एक्सपेरिमेंट के लिए जाए तो मेरे को अपने साथ लेके जाना, मेरे को भी एक बार मून की यात्रा करके आनी है। तो मैं उसके साथ सपोज करो मून पे चला गया। अब मून पे जाके अगर मैं जी निकालूं तो क्या मून का जी और अर्थ का जी दोनों सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? ये जो स्मॉल जी का वैल्यू है, क्या ये मून पे भी सेम होगा? ये बताओ। अलग हो गया, डिफरेंट होंगे। वेरी गुड। मून पे स्मॉल जी की वैल्यू अलग होगी, है ना, है ना। और मून पे इसकी जो वैल्यू होती है ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने अर्थ का वैल्यू निकाला, तो अर्थ की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, अर्थ की स्मॉल जी की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये इक्वेशन यूज किया ना, Gm/r²। यहाँ पे हमने मास किसका यूज किया? अर्थ का यूज किया, है ना। यहाँ पे हमने मास किसका यूज किया? अर्थ का। रेडियस भी किसका यूज किया? अर्थ का। तो हमें स्मॉल जी किसका मिला? अर्थ का। अगर मुझे मून का स्मॉल जी निकालना है तो ये हो जाएगा G, क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती, मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो अब हम सबको पता है मून का जो रेडियस होता है वो भी अर्थ से कम होता है और मून का मास भी अर्थ से कम होता है, तो उसका जो जी का वैल्यू है ऑब्वियसली अर्थ से थोड़ा कम ही आएगा। तो देखते हैं जी का वैल्यू कितना आता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे फिर से, तो मून का जी हमें निकालना है, तो मून का स्मॉल जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो 6.67 into 10⁻⁻11 विच इज़ योर कैपिटल जी। मास ऑफ मून कितना दिया हुआ है? मास ऑफ मून आपको पता होना चाहिए, दैट इज 7.4 into 10⁻22 kg। मतलब अर्थ के कंपैरिजन में मून का मास देखोगे तो बहुत कम है। और रेडियस कितना होता है इसका? 1.75 into 10⁻6, ये मून का रेडियस। इसको जब आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो है बेटा, इसका
is 6.7 into 10 minus 11. ये बेटा ग्रेविटी का कैपिटल जी का वैल्यू है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, चाहे आप अर्थ पे चले जाओ, चाहे मून पे चले जाओ, चाहे आप जुपिटर पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, कोई भी प्लैनेट पे चले जाओ, कैपिटल जी का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। इट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। गेटिंग इट? लेकिन स्मॉल जी का वैल्यू आपका चेंज होगा। देखो स्मॉल जी का वैल्यू हमें मून पे कितना मिला 1.6 और स्मॉल जी का वैल्यू अर्थ पे कितना मिला 9.8। तो स्मॉल जी का वैल्यू आपका चेंज होता है फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन। आप अर्थ पे हो तो अलग है, मून पे हो तो अलग है, जुपिटर पे हो तो अलग है, डिफरेंट प्लैनेट्स पे आपका स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होता जाएगा, बट कैपिटल जी का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए हम इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखो मून पे कितना हो गया 1.6 और अर्थ पे कितना था 9.8। अगर मैं इसको डिवाइड करूं दोनों को, अगर दोनों के जी को डिवाइड करूं, जी ऑफ अर्थ अपॉन जी ऑफ मून, तो अप्रोक्सीमेटली जो फैक्टर आएगा आपके पास विच इज 6 टाइम्स। अप्रोक्सीमेटली जो अर्थ का स्मॉल जी है वो मून के जी के 6 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ, अगर सपोज करो आपका धरती पे फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का, अगर इतना फोर्स आपका अर्थ पे लग रहा है तो मून पे जब आप चले जाओगे तो ये फोर्स आपका 1/6 हो जाएगा, मतलब 10 न्यूटन का ही लगेगा। तो मून पे जब आप जाओगे तो आप 6 गुना हल्के हो जाओगे। मतलब अगर आप सपोज करो 120 केजी के हो, है ना, अगर आपका वजन 120 किलो है और आप मून पे चले गए तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ 20 किलो के हो। यू विल फील लाइक दैट यू आर ओनली 20 केजीज। 120 केजी का कोई पर्सन अगर अर्थ से मून पे जाएगा तो उसको ये फील होगा कि मैं तो सिर्फ 20 किलो का हूँ। he will feel very very light. He will feel very very light because the gravity, acceleration due to gravity is very very less as compared to the earth. ठीक है, मून पे जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। क्या ये बात आपको समझ आई? यस? हाँ, तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, है ना। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। और ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, इसको नोट्स में कन्वर्ट करना है आपको। नोट्स आपके एकदम प्रॉपर बन जाने चाहिए। जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं, वो सारे आपके नोट्स के अंदर लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।